हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश के कोर कोर्स से रिलेटेड सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट्स, ठीक है, स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा और उसी पर्पज़ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1। कम टू द क्वेश्चन। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ टू आर्मेनियन बॉयज़। समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ये जो चैप्टर है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर देना है कि उनके नाम क्या हैं, वो टू आर्मेनियन बॉयज़ कौन से हैं। ठीक है, आर्मेनियन जो है उनकी ट्राइब का नाम है, उनकी जाति का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, आर्मेनिया की जगह का नाम है। तो आर्मेनिया के जो दो लड़के हैं जिन पर ये कहानी आधारित है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है, आर्मेनियन जगह की, तो ये दोनों लड़के कौन हैं? एराम एंड मुराद, अमन एंड मोहन, अशोक एंड मुकेश, आमिन एंड मुकेश। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज एरम एंड मुराद। ठीक है, ये दोनों ही आर्मेनियन लड़के हैं जो कि ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर के मुख्य किरदार भी हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरम एंड मुराद वेर। एरम और मुराद थे, क्या थे? फादर एंड सन, बाप और बेटा थे। कजन्स, भाई, चचेरे भाई, ममेरे भाई। फ्रेंड्स, दोस्त, ब्रदर एंड सिस्टर, क्या थे? तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, एरम एंड मुराद वेर कजन्स। ठीक है, ये दोनों चचेरे भाई थे। ठीक है, कम टू द थर्ड क्वेश्चन, एरम इज डैश ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ पर आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, एरम इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी एरम की आपको उम्र बतानी है। तो एरम इज 9 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, याद रखिएगा एरम की उम्र कितनी थी? 9 ईयर्स ओल्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मुराद इज डैश ईयर्स ओल्ड। मुराद की उम्र कितनी थी? ठीक है, तो मुराद इज 14 ईयर्स ओल्ड। मुराद की उम्र कितनी थी? 14 साल, 14 ईयर्स ओल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर एरम लाइफ स्टिल वॉज ए डैश एंड डैश ड्रीम। ठीक है, एरम के लिए पूछ रहा है कि जीवन एरम के अनुसार कैसा था। ठीक है, एरम क्या ओपिनियन रखता था लाइफ के विषय में? तो हैप्पी एंड सॉरो, खुश और दुख का। डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस, स्वीट, ब्यूटीफुल, मैजिकल एंड थ्रिलर। द करेक्ट ऑप्शन इज डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस। थोड़ा रहस्यमयी समझता था वो जीवन को। ठीक है, जो भी घटनाएं घटती थी, जो भी गतिविधियां होती थी, वो थोड़ा रहस्यमय तरीके से वो सोचता था, उन चीज़ों को देखता था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिलाइटफुल, मिस्टीरियस। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6, मुराद वॉज नोन फॉर हिज। मुराद वॉज नोन फॉर हिज, मुराद जाना जाता था। ठीक है, किस चीज़ के लिए जाना जाता था? सिकनेस, अपनी बीमारी के लिए जाना जाता था, फेमस था। हैप्पीनेस, खुशी के लिए फेमस था। क्रेजीनेस, पागलपन के लिए, या डलनेस, कोढ़ियागिरी के लिए। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रेजीनेस। मुराद वाज नोन फॉर हिज क्रेजीनेस। थोड़ा सनकीपन टाइप का था, थोड़ी सनक थी उस लड़के में। मुराद जो 14 ईयर्स का था, थोड़ा सनकी टाइप का था। तो द राइट आंसर इज क्रेजीनेस। सेवेंथ, मुराद वॉज ए लवर ऑफ। मुराद काफ़ी लव करता था, प्रेम करता था, किस चीज़ से? एडवेंचर्स, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, साइकिलिंग। तो आपने चैप्टर यदि रीडिंग किया होगा तो आपने देखा होगा साइकिलिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है, राफ्टिंग का भी जिक्र नहीं है, माउंटेनियरिंग का भी जिक्र नहीं है, बल्कि एडवेंचरस कार्य में मुराद, माने जोखिम भरे कार्यों का मुराद प्रेमी था। वो ऐसे कार्यों को जिसमें खतरा हो वैसे काम करने में उसे मज़ा आता था। सो मुराद वॉज ए लवर ऑफ एडवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन गुड ओल्ड डेज, यानी पुराने दिनों की बात हो रही है। ठीक है, पुराने समय में देयर ट्राइब, यहाँ पर देयर ट्राइब कहने का मतलब दो तो लड़के हैं जिनके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूम रही है, यानी एरम और
मुराद, यही इनके बारे में बोल रहा है, देयर ट्राइब, यानी एरम और मुराद की जो ट्राइब है, एरम और मुराद के ट्राइब वाज नोन फॉर इट्स, वो जानी जाती है, वो फेमस है। एरम और मुराद की जो जनजाति है वो फेमस है किस चीज़ के लिए? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के लिए, हैप्पीनेस, खुशी के लिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, या फिर बोथ ए एंड सी, यानी ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर कि एरम और मुराद जो हैं वो गारोगलानियन ट्राइब के लिए से संबंधित थे, आर्मेनिया की, जो कि प्रसिद्ध है अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए वे लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदारी का वो लोग कभी भी साथ नहीं छोड़ते थे। सो देयर ट्राइब वाज नोन फॉर इट्स ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, यानी ए भी होगा और सी भी, यानी दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरम एंड मुराद बिलोंग्ड टू डैश ऑफ आर्मेनिया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ देखिएगा ट्राइब के नाम लिखे गए हैं, गारोगलानियन ट्राइब, हो ट्राइब, मुंडा ट्राइब, पहाड़िया ट्राइब। तो एरम और मुराद वो आर्मेनिया की किस जनजाति से संबंधित थे? ठीक है, तो एरम और मुराद आर्मेनिया की गारोगलानियन ट्राइब से संबंधित थे और ये जनजाति फेमस थी अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए। इससे पहले ही वाला क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो गारोगलानियन ट्राइब है ये अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, गारोगलानियन ट्राइब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एरम एंड मुराद बिलोंग्ड टू गारोगलानियन ट्राइब ऑफ आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुराद्स इसेंट्रिक वेज वेर इनहेरिटेड फ्रॉम। मुराद इसेंट्रिक वेज कहने का मतलब हुआ सनकीपन, पागलपन। पहले का ऑप्शन में हमने देखा मुराद का ये वाला ऑप्शन क्रेजीनेस के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो ये जो क्रेजीनेस है उसी से रिलेटेड ये बोला जा रहा है इसेंट्रिक वेज, यानी वो जो सनक करता था, कभी कभी पागलपन टाइप का करता था, दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम, वो उसे प्राप्त हुआ था, उसे मिला था। ठीक है, वो पाया था, किससे पाया था? ऑप्शन ए अंकल खुसरो, ऑप्शन बी जॉन बायरो, ऑप्शन सी एरम एंड डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एरम तो होगा नहीं क्योंकि वो 9 साल का उससे छोटा है, बाद में पैदा हुआ है, तो सवाल ही नहीं है उससे इनहेरिट करने का, उससे पाने का। जॉन बायरो ये दूसरे शख्स हो गए, तो बच गए कौन? अंकल खुसरो। सो द राइट ऑप्शन इज अंकल खुसरो। ठीक है, मुराद्स इसेंट्रिक वेज वेर इनहेरिटेड फ्रॉम अंकल खुसरो। क्वेश्चन नंबर 11, अंकल खुसरो वॉज ए हेल्दी मैन। अंकल खुसरो काफ़ी स्वस्थ आदमी थे, विद द लार्जेस्ट डैश इन द होल ट्राइब, यानी आपको ऐसी चीज़ पूछ रहा है जो कि अंकल खुसरो के पास होल ट्राइब यानी पूरी जनजाति में सबसे लार्जेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। ठीक है, अंकल खुसरो हेल्दी मैन थे, तो पूरी जनजाति में उनकी दाढ़ी, बियर्ड सबसे बड़ी थी, या फिर उनके बाल, हेयर सबसे बड़े थे, मॉस्टेट्स मूछें सबसे बड़ी थी, नेल्स नाखून सबसे बड़े थे। ठीक है, तो अंकल खुसरो वाज ए हेल्दी मैन विद द लार्जेस्ट मॉस्टेट्स। ठीक है, यानी उनकी मूछें पूरी जनजाति में, जो गारोगलानियन ट्राइब है, पूरी ट्राइब की सबसे बड़ी मूछें थी अंकल खुसरो की। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मूछें होंगी, जो पूरी जनजाति में सबसे बड़ी मूछें अंकल खुसरो की थी। ठीक है, अंकल खुसरो की मूछें सबसे बड़ी थी, लार्जेस्ट मॉस्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज वेरी फ्यूरियस, इम्पेशेंट एंड इरिटेटेबल। जिसके बारे में बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस, ठीक है, डरावना, इम्पेशेंट अधीर, एंड इरिटेटेबल यानी इरिटेट हो जाने वाले, चिड़चिड़ापन वाले। ऐसा क्वालिटी किसका है पूछ रहा है। तो ऐसा क्वालिटी एरम का है, मुराद का है, जॉन बायरो का है, या फिर अंकल खुसरो का है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर पढ़ने के दौरान हमें कहीं भी ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एरम में ऐसी कोई क्वालिटी है, इसलिए एरम तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर आते हैं मुराद पर। मुराद में ठीक है इसेंट्रिक वेज है, पाया है, लेकिन पाया है बोल रहा है। ठीक है, वो इनबिल्ट नहीं है, उसमें खुद से मतलब खुद का नहीं है। ठीक है, कहीं से वो इनहेरिट किया है, उसके अंकल खुसरो से इनहेरिट किया, हमने पहले ही ऑप्शन में किया था। जॉन बायरो भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? अंकल खुसरो। ही वॉज वेरी फ्यूरियस, इम्पेशेंट एंड वेरी इरिटेटेबल
कौन थे? अंकल खुशरो थे। सेम उसी को देखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ये तो सेट करने वाले के ऊपर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये चीज़, फ्यूरियस, इम्पेशेंट और इरिटेटेबल वाला। इसलिए इसको दूसरे टाइप से भी मैंने पुट किया है क्वेश्चन में, एक अलग क्वेश्चन ही बना दिया है। अंकल खुसरो वॉज वेरी, अंकल खुसरो थे बहुत ही फ्यूरियस, इम्पेशेंट, इरिटेटेबल। ठीक है, तो ये देखिएगा, इससे पहले वाले ऑप्शन में ही हमने किया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देख रहे हैं हम लोग, अंकल खुसरो का फ्यूरियस वाला क्वालिटी भी है, इम्पेशेंट वाला क्वालिटी भी है, और इरिटेटेबल वाला क्वालिटी भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज वाला होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इज द स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, कहानी में, चैप्टर में बार बार ये सेंटेंस आपको देखने को मिला होगा। नहीं, यदि आपने चैप्टर रीडिंग किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ये लाइन आप देखिएगा, बार बार ये लाइन आया है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दो। ये किसका कथन है? बार बार ये कौन कहता है? इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मुराद, ऑप्शन बी एरम, अंकल खुसरो और जॉन बैरो। ठीक है, तो मुराद का भी नहीं है, एरम का भी नहीं है, जॉन बैरो का भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज अंकल खुसरो। पूरे चैप्टर में बार बार कोई भी कुछ भी हो जाता है तो देखिएगा, अंकल खुसरो बार बार बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ तक कि मैं आपको एक उदाहरण भी दे रहा हूँ कि उनके घर में शायद आग लग जाती है, और आग लगने के बाद कोई उन्हें खबर देता है कि सर आपके घर में आग लग गई, तो फिर भी वो माने कोई दूसरा आदमी होता तो सोचिए हड़बड़ी में जाता उठ के एकदम, और आग बुझाता, पानी खोजता, या जो भी हो, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता, जैसे भी कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करता। लेकिन अंकल खुसरो का क्या रिएक्शन था जब उसे बताया गया कि आपके घर में आग लग गई? वो क्या बोलते हैं? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। है, आग लग गई, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई घाटा नहीं है, उधर ध्यान मत दो। ठीक है, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा करके एकदम मैंने बिंदास टाइप का नेचर, वैसे थे ये अंकल खुसरो। तो लर्नर्स, इस सेक्शन में मैंने 14 क्वेश्चन को ही पुट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी पार्ट बनेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे, 2 या 3 वीडियो और बन सकते हैं इसके, क्योंकि चैप्टर लंबा है और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, और कमेंट कीजिएगा प्लीज़ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कुछ सुझाव भी दीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।